बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्रा और मैं उसामा जाहिद हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सियासी इक़्तिदार और हुकूमती इक़्तिदार के मज़े लूट रही है। सियासत की अगर बात की जाए तो सियासी तौर पर भी तमाम जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे किए अब ये कह सकते हैं कि PDM-3 और PDM-4 जो है बना के बैठी है। और इसी तरह से हुकूमत की बात की जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और उनकी इत्तेहादी जमातों ने किसी भी किस्म की वजारत लेने से इनकार किया, जिनमें सरफहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जबकि दूसरी सियासी जमातों ने वजारत में अपना हिस्सा लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त किस पोजीशन पे है? एक तो ये मसला है कि वो गवर्नमेंट इससे पहले 16 माह के ले चुके और 16 माह का वजन उनके कंधे पर इस वक्त मौजूद है। कमर टेढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद अवाम को डिफेंड करने में नाकाम है। अब दोबारा जो उन्होंने अवामी मैंडेट पर उनके मुखालफिन के बकौल के डाका मारा और इस तरह से गवर्नमेंट बनाई, उनके मुखालफिन ये दावा करते हैं कि फार्म 47 के हवाले से वो पहुंचे हैं, फार्म 45 उनके पास मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ तरह की उन पर इल्ज़ामात हैं, मुख्तलिफ तरह के खदशात हैं, तनकीद है, इसके बावजूद गवर्नमेंट के अंदर बैठ गए। मोहम्मद इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इनसे बात करेंगे। इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि पिछले 16 माह आपसे डिफेंड नहीं हो सके, तो इसके बावजूद आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब की सीट जो है वो ली है। किस तरह से डिलीवर करेंगे? क्या मरीम नवाज साहबा फोटोशूट में मसरूफ रहेंगी या फिर कोई काम भी करेंगी? पहला काम तो नाकाम हो गया, वीडियोज़ भी बड़ी अजीब आ रही हैं। रमज़ान के बाद आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये वजारत आला और वजारत उज़्मा जो ली गई है, ये अवाम ने एक मैंडेट दिया है और ये हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक हक था जो उनको मिला है। आप देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने थ्रू 3 दफा वो वजीर आजम रहे, हालांकि उनको एक दफा भी वो टर्नओवर पूरा ना कर उनसे करवाया गया, बल्कि असम्बलियां तोड़ दी गई, कभी कभी उनको अरेस्ट किया गया, कभी जलावतनी वतन किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम करवाए। आप पाकिस्तान में अगर मोटरवेज को देखते हैं तो उन्होंने बनवाई। अगर आप इकबाल साहब, इतनी देर हो गई है, अभी हम मोटरवे की बात कर रहे हैं, अभी हम वो 4 पुलियां जो बनाती हैं मुस्लिम लीग उनको लेके बैठे हुए मुझे हैं। थोड़ा सा सर, मौका यहाँ पे मुझे भूख से मुझे न डाले मौका देना, अवाम, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मईशत जो है वो डूब चुकी है। किसकी बात कर रहे हैं? कौन से मोटरवेज? क्या फायदा दिया अभी तक आम आदमी को इससे? जी, मैं आपके सवाल का जवाब अब देता हूँ। आम आदमी को क्या फायदा है? आम आदमी को ये फायदा है कि जो जो प्रोजेक्ट बने हैं, क्या वहां पे नौकरियां नहीं दी गई? जो जो काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए हैं, क्या वो मशीनों ने किए हैं? वो लोगों ने किए हैं। और वो लोगों को वहां पे हमने अप्लाई, वहां पे अभी वो काम लोग कर रहे हैं। एक तो जवाब इसका ये है। दूसरा, जो आपने सवाल पूछा क्या मरियम नवाज डिलीवर कर पाएंगी, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए वो डिलीवर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए सर काम नहीं देखें, किए? एक इकबाल साहब, मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे। वजीर आजम पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ, वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलते, मरीम नवाज साहबा लाहौर से बाहर नहीं निकलनी, तो किसने बताना है कि वजीर आजम के लिए सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, वजीर आला के लिए सिर्फ लाहौर नहीं है कि कभी जॉर्ज टाउन में चली जाएं, कभी अलीम टाउन में चली जाएं, कभी ठोकर न्याज बेग पे आ जाएं, पूरा पंजाब छोड़ के सिर्फ लाहौर के दौरे? ये कैसी बात है? ये कैसे डिफेंड करते हैं? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही हलफ उठाया, दूसरे दिन भाईजान वो पेशावर गए। क्या वो पेशावर लाहौर का हिस्सा है? वो इस्लामाबाद का हिस्सा है? ऐसे ना करें। अभी अभी 3 दिन हुए हैं हमें हलफ लिए हुए। अभी हमारी काबीना जो है वो उसने 2 दिन पहले हलफ लिया है। इसके बावजूद उन्होंने उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। मरियम नवाज साहबा ने वर्किंग जो शुरू की है वो भी सुन लें जरा। आपके शुरू की है, मरीम नवाज साहबा ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए अपनी मर्सिडीज के लिए मांग लिए। 4.5 करोड़ के फंड्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया की नज़र कर दिए गए सिर्फ इश्तिहारात की मद में। तो करोड़ों रुपए आपने चंद दिनों में झोंक दिए हैं कि आपको मराहत चाहिए,
मर्सिडीज के नए टायर चाहिए, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे पूरी कवरेज चाहिए, आप बाल बना रहे हैं वो भी आपकी लाइव जाए, आप गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, ऑफिस पहुंच गए, हेलीकॉप्टर उड़ गया, ये भी आपको सब चाहिए, तो इसके लिए आप करोड़ों रुपए लगा चुके हैं, ये आपके काम है? इसका जवाब मैं आपको देता हूं भाईजान। बात ये है कि यहाँ पे जब वजीर आजम बनता है तो लोग तो अपने घरों पे करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं, उसको वजीर आला हाउस डिक्लेयर करके वहां पे सर यही तो करोड़ों नहीं मसला है, अरबों यही तो रुपए मैं बात करता हूँ कि वजीर आला बनते हैं तो 2.5 करोड़ के जो गाड़ी के लिए मांग लेते हैं। भाई मेरी बात सुने, गाड़ी अगर वजीर आला को दी गई है, यही गाड़ी परवेज लाई इस्तेमाल करते थे, यही गाड़ी बुजदार साहब इस्तेमाल करते थे, अगर उसकी मेंटेनेंस में 2 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है और वो भी अभी अभी वो हुआ नहीं है, और मीडिया ने और सोशल मीडिया ने तूफाने बदतमीजी जो है मचाया हुआ है। बात ये है कि वो वजीर आला है, ना मुकम्मल बात करने दें, वो वजीर मुल्क, वो पंजाब की मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वो वजीर आला है। अगर 2.5-3 करोड़ रुपया वो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस पे नहीं लगा सकती, और यहाँ तो आप सरकारी मुलाजमों को देखें, आप सरकारी मुलाजमों को देखें, उनकी गाड़ियों पे जो जो खर्चा आ रहा है वो कितना कितना आ रहा होता है। आप एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला जो है, उनको आप ये 2.5-3 करोड़ रुपया वो अपनी गाड़ी पे को खर्च कर रही हैं। लोगों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये छोटा सा मैटर जो है इसको पकड़ के लोग बैठे हुए हैं। कुछ ना हो ना, सवाल करने के लिए जबान जरूर है। 4.5 करोड़ रुपया आपने इश्तिहारात की मद में मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया को दे दिया, क्या उस पर भी सवाल नहीं कर सकते? नहीं, ये सिर्फ बातें हैं। अभी आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ जो रिलीफ दिया गया है वो ये सस्ता बाजार है या रमजान पैकेज है, इस पर रिलीफ दिया गया है, खजाने से वही पैसा निकलता है। इकबाल साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, पैसा आप कसम उठा के कह सकते हैं कि आपके तमाम जो मेंबरान हैं फॉर्म 45 के मुताबिक सिलेक्ट होकर असेंबली के अंदर पहुंचे हैं? भाईजान ये बातें हैं, अभी कोई पैसा ना प्रिंट मीडिया को दिया गया है, ना किस इश्तिहार में दिया गया, बता दें कहां इश्तिहार आ रहा है। मैं पॉइंट, आपके तमाम जो असेंबली के मेंबरान हैं, कौमी के, सूबाई के, फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए, ये जरा कसम उठा के कह सकते हैं, इसको हलफ उठा सकते हैं इसका? 2018 में जो एजेंटों को बाहर निकाल के, सर 8 फरवरी 2024 की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले ना। 2018 में जब एजेंटों को, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के फॉर्म 45 फिल किए गए थे, आप लोगों को पता है और हमें भी पता है। लेकिन हम कहां गए? हम अदालतों में गए, हमने अपना केस अदालतों में लड़ा, हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और अब इनको हम कहते हैं अगर ये सच्चे हैं तो अदालतों में जाए ना, अदालतों का सामना करें। अगर ये सच्चे हैं, इनके फॉर्म 45 जो है वो ओरिजिनल है, तो वो सामने आ जाएगा, अवाम के सामने भी आ जाएगा। ये कौन सी बात है कि जी हर बंदा जो है जी फॉर्म 45 फॉर्म 47, क्या आपको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे इत्मीनान नहीं है? क्या आपको पाकिस्तान के हाई कोर्ट पे इत्मीनान नहीं है? ठीक है इकबाल साहब, यही सवाल हमारे पास कुछ एनालिस्ट मौजूद हैं, साम दुरानी साहब और मसूद चौधरी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। मसूद साहब, इस वक्त तक आपकी वज़ीर आला पंजाब ने 2,73,00,000 मर्सिडीज़ के लिए और 4.5 करोड़ प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को दे दी है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे अवाम की हिमायत हासिल की जा सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि उसामा शुक्रिया आपका, लेकिन बॉलिंग विकेट के ऊपर, ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर आपके तुद्दो तेज बाउंसर जो है वो सामने वाले मेहमान के लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं, और रिटर्न में जो है वो चौके छक्के भी लग सकते हैं। तो अर्ज ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो 3 अरब रुपए का पैकेज है जो उन्होंने दिया है, रिलीफ पैकेज है, रमजान सर पे था। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक अच्छा पैकेज अवाम के लिए दिया है। गो के तस्वीर की वजह से बड़े उसके ऊपर तनकीद हुई है, और तनकीद बजा है कि वो तस्वीर मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन
बहरहाल तस्वीर मौजूद थी। उसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ आते ही मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए हैं, बल्कि अपनी एक जो असर्शन है उसको कायम करने की कोशिश की है। यानी देखें, पहली मर्तबा मरियम नवाज पाकिस्तान में किसी भी सूबे की पहली वजीर आला बनी हैं। उनको फौरी तौर पर आते ही बहुत सारी चीजें समझने में वक्त लगना था और वो वक्त लगेगा। अभी बहुत सी चीजें हैं जो वो कर रही हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो वो कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आते ही उन्हें मुश्किल बॉलिंग का सामना है, लेकिन बहरहाल वो अच्छा खेलेंगी और खेलती नजर आएंगी। जी देखें मसूद साहब, यही तो अलमिया है। क्या हमारी मईशत इस पोजीशन में है कि पहले एक नए बंदे को हम लेके आ जाएं, उसको तमाम समझना पड़े निज़ाम को, फिर वो ठीक करना शुरू कर दे? समझने के लिए, डिलीवर करने के लिए टाइम चाहिए, डिलीवर करने के लिए टाइम चाहिए। 76 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। हमारी मईशत इस नहज पे पहुंच चुकी है कि आज हम कोई खसारा बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। पंजाब के अंदर ये मुसलसल हम सुन रहे हैं, रिवाइज हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वजह है कि खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही किया जाना चाहिए। लेकिन हालात वाक़यात जो हैं वो फिलहाल ऐसे नहीं नजर आ रहे कि वो खसारा जो है वो कोई भी अपनी जेब से अदा कर सके। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री का रिवाइवल है, इकोनॉमी का रिवाइवल है जो सबसे अहम है इस वक्त, और वो रिवाइवल इंतहाई ज़रूरी भी है, इंतहाई अहम भी है। और उसके ऊपर अगर कोई कोशिश कर लेता है और काम कर लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको स्पेस नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल स्पेस मिलनी चाहिए। हसन दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यही सवाल मैं उन्हीं की तरफ शुरू करूंगा। दुरानी साहब, 2,73,00,000 मर्सिडीज के लिए और उस पोजीशन में कि पंजाब डिलीवर करना है हमने, और अभी पंजाब को चलाने के लिए हमें वक्त चाहिए। इसी तरह से हम देखते आ रहे हैं 76 सालों से। ये निज़ाम कब ख़त्म होगा कि हमें जो आने वाला कोई एक ऐसा तजर्बाकार आएगा जो आवाम को ये नहीं कहेगा कि मुझे वक्त चाहिए या पिछली गवर्नमेंट ने ख़राब कर दी, वो सिर्फ हालात ठीक करने पे काम करेगा? नहीं उसामा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप उस वक्त करते हैं कि अगर इससे पीछे वाली जो गवर्नमेंट थी उसने एक बेंचमार्क हमारे लिए क्रिएट किया होता। अगर बुज़दार साहब हैं, वो 2.5-3 साल गुजारने के बावजूद भी ये ना कहते कि यार अभी तो मैं सीख रहा हूं, तो फिर हम कंपैरिजन कर सकते थे। बुज़दार साहब जो है वो 2.5-3 अपना, उनके पास उनके प्रोटोकॉल में कुछ 70-80 गाड़ियां ना होती वो अच्छा दुरानी साहब, यही बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे बुज़दार साहब से ये सवाल करना चाहिए था, हम सबको करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा बुज़दार साहब से आगे आए। मोहसिन नकवी क्या 4 दिन के लिए नहीं आए? वो तो बुज़दार से बड़ा अच्छा काम करके गए हैं। देखें, आपका ना अब यहाँ पे आप सेटल नहीं हो रहे। आप बेसिकली पिछले 73 साल की अगर बात कर रहे हैं तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सनल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो एक पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर जा रहा है। आप एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन को दरमियान में क्यों घसीट रहे हैं? देखें, जो नॉन इलेक्टेड पर्सन होते हैं नॉन पॉलिटिकल रहे नहीं है, वो वज़ीर दाखिला बन गए, अभी वज़ीर दाखिला बन जाएंगे। अगर उसामा, अगर आप मुझसे मेरी बात को सुन लेंगे तो आपको डेफिनेटली बाद में बात को गिरा लगाने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप इसी तरह करते रहेंगे और दरमियान में गिरा लगाने की कोशिश करेंगे तो ना आपकी बात पूरी होगी, तो ना ही आपको किसी हम तीनों में से किसी की बात समझ आएगी। बात यह है कि जो साबका जो हमारी हुकूमत थी, देखिए जब भी आप किसी को कंपैरिजन करते होते हैं तो आप उससे पिछला बेंचमार्क देख रहे होते हैं, और अगर आप बेंचमार्क नहीं बना पा रहे तो मेरा ख्याल है आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं कि अगर उसने 2.5-3 करोड़ रुपया अपनी गाड़ी के ऊपर लगा दिया है तो जब वो लगेगा तब हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या मरियम नवाज जो है वो डिलीवर कर पाएगी? देखिए, मरियम नवाज जो है वो जिस फैमिली से आई है उस फैमिली का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। उस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से उसके ऊपर वजन बहुत ज्यादा है, उसके कंधों के ऊपर, उसके सर के ऊपर बहुत ज्यादा ये भी एक लम्हा फिक्री है। लेकिन बात वहीं पे है जो हम मेजर पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि निज़ाम का हल कहाँ पे होगा। देखें, निज़ाम का हल ये है भाईजान, बात ये है कि अगर कोई चीज, अगर आप देखें, कल भी आप ही के चैनल के ऊपर मैं बैठ के बात ये कर रहा था
कि भाई निजाम को बनाने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है, एजुटेशन की जरूरत नहीं होती, और इन दोनों के दरमियान में बहुत एक थिन लाइन होती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, हम एजुटेशन को ये समझ लेते हैं कि यही एजुकेशन है, हालांकि एजुकेशन एक इंटायरली डिफरेंट चीज है जो कि एजुटेशन के करीब तक है ही नहीं। उसके अंदर एजुटेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम जब तक किसी चीज को आराम से बैठ के एनालाइज नहीं करेंगे, हम उसको ट्रिगर डाउन नहीं करेंगे, हमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का कोई ना कोई सिरा कभी भी नहीं मिल सकता। हम हमेशा यहाँ पे ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। मैं पीटीआई के बारे में कहता रहूंगा, मैं नून लीग के बारे में कहता रहूंगा, मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कहता रहूंगा। क्या आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं उसामा, आपने भी को सैकड़ों प्रोग्राम आप कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर, आप मुझे एक बात बताएं, क्या हमेशा हम यहाँ पे सिर्फ बहस बराए बहस नहीं कर रहे होते? क्या कभी आपने और मैंने यहाँ पे बैठ के इस चीज के ऊपर कभी सोचा है, हमने पॉइंट आउट निकाला है कि यार अभी हमने ये बहस किया, इसका बेसिकली नतीजा क्या निकलना चाहिए और उसको हम आगे क्यों नहीं लेके चल सकते? अब हमारे यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं नून लीग के जो हमारे मोहतरम दोस्त हैं, हम उनसे बात करेंगे तो वो उनका जवाब क्या होगा, जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इससे आगे वो नहीं जा सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे अगर पीटीआई के कोई भाई बैठे होंगे उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे जी कप्तान आजम, कप्तान से आगे उसका ना दिमाग काम कर रहा होगा ना कुछ और सोच रहा होगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अगर कोई बंदे बैठे होंगे, हम उनसे बात करेंगे तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनजीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी से आगे वो जा ही नहीं सकते। हमारी सोच इंतहाई लिमिटेड हो चुकी है उसामा। दूसरी बात ये है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निजाम है, वो हमने यहीं से दुरुस्त करना है। ये बाहर से कोई बंदा इंपोर्ट नहीं होगा इसको दुरुस्त करने के लिए। वो आप और मैं और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए, पैनलिस्ट बैठे हुए, आप बैठे हुए, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, उन लोगों ने ही इसको। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है, जब हम ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें हमारी सोचने समझने की सलाहियत कहां तक है। क्योंकि आपने और मैंने, देखिए मैंने इस वक्त और मसूद भाई ने जो इस वक्त जो ग्लासेस लगाए हुए हैं, ये इसलिए लगाए हुए क्योंकि हमारी निगाह कमजोर है। लेकिन असल में अगर बात देखें तो हम लोगों की निगाह इतनी कमजोर हो गई है कि हम सवाए अपनी जात से आगे किसी को देख ही नहीं पा रहे होते। हमारी इतनी ज्यादा मसाइल है। बड़ा पॉइंट उठाया आपने। ठीक है, ठीक है, हम इस तमाम सूरत पे दोबारा बात, उसी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। और दुरानी साहब ने कहा गुफ्तगू का आगाज किया, इसको लेकर आगे चलेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात जारी थी, दुरानी साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया। वो चाहते हैं कि कोई नतीजा निकले, नतीजे की तरफ बात कर रहे थे, कुछ अहम पॉइंट्स है। लेकिन वापस इकबाल साहब की तरफ आते हैं, वो पॉइंट्स पर दोबारा बात करेंगे। इकबाल साहब, मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की आपसे, 16 माह को डिफेंड करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए। दुरानी साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि नतीजा नहीं निकलता, हम आए रोज़ एक नई गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, नतीजा कोई नहीं निकलता, दोबारा से फिर उसी दिन दोबारा बैठते हैं तो दोबारा उसी टॉक पर बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फैसला कर अगर बात की जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसे लगता है हमें कि ऑफिशियली सियासत से रिटायर हो चुके हैं अब तक। मियाँ शहबाज शरीफ अगर डिलीवर नहीं करते तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो भी सियासत से रिटायर होते दिखाई देते हैं। अवाम का मैंडेट उनके साथ कुछ तसल्ली बख्श नहीं है, अवाम की उनके साथ जो कह सकते हैं कि साथ उनका नहीं है। इलेक्शन ने बहुत चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं, मुस्लिम लीग नून इससे बेहतर तरीके से जानती है। जवेद लतीफ़ साहब जो बयानात दे रहे हैं वो भी एक तरफ हैं, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, साबिक रहनुमा, शायद हक़ान अब्बासी की बात की जाए, वो भी कुछ बड़े इशारे देकर चले जाते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ये गवर्नमेंट लेके अच्छा फ़ैसला किया? मेरे ख्याल में तो ये नून लीग ने जो गवर्नमेंट ली है उनको लेनी चाहिए थी। क्यों, मैं आपको उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ जी। नून लीग के अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन कौन सी है? आप देखें ना, 4.5 साल पीटीआई ने हुकूमत की है, क्या कोई काम ऐसा हुआ है मुल्क में जो वाज़े तौर पे ये गनवा दिया जाए कि ये पीटीआई ने काम किया है? आप सुनामी से ले लें ना, वो ग्रीन ट्री सुनामी, तो वो कहाँ है? वो आपने एक सिर्फ एक मेट्रो बनाई वहां पे केपीके में, उसका हाल जो हुआ है वो आपको पता है। लेकिन बात ये है कि अगर ये गवर्नमेंट ना लेते आप अभी, तो क्या होना क्या था? गवर्नमेंट किसने लेनी थी? सबसे पहले तो पीटीआई को ऑफर की गई ना कि आप बना लें गवर्नमेंट,
उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई। तो फिर देखें, फिर किसी ने तो कदम आगे बढ़ाना था ना, मुल्क को भी तो चलाना है ना। ये तो तरीके नहीं है ना इंसाफ कि को हम ऑफर की गई आपसे सारी पहले, जी जी आपसे हम पहले तरीके इंसाफ को ऑफर की गई? किसी ने तो कदम आगे बढ़ा के मुल्क के लिए काम करना है ना। तो ये नहीं, मेरे ख्याल में इकबाल मेरे साहब ख्याल आप खुद लूज बाल फेंके। आपने कहा कि इससे पहले तरीके इंसाफ को ऑफर हुई, यानी कि आप जी जी समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ऑफर की वजह से आई है, जवेद लतीफ वाले बयानी की हमायत करते हैं? नहीं, मैं ये आप किसी और तरफ ले गए। मैं ये कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा, मीडिया पे बैठ के ये कहा कि भाई आप पहले हुकूमत आपका हक है, आप बना लें। लेकिन उन्होंने 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 कहा कि जी हम तो किसी पार्टी को के साथ जो मिलके हुकूमत बना ही नहीं सकते, हमने तो बनानी नहीं है हुकूमत। तो फिर उसके बाद देखें, उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून का हक बनता था ना, उनकी सीटें ज्यादा थी, तो उन्होंने हुकूमत बनाई और इसलिए बनाई। अच्छा, हालांकि आपने ये कहा कि अवाम के पास मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन जी आप अवाम को क्यों नहीं समझाते कि ये मुस्लिम लीग नून के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है? अवाम की तो और ही सोच है, अवाम की तो तासुरात और हैं। सामा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पंजाब में आसानी से हमारी हुकूमत बनी है तो अवाम ने वोट दिए हैं ना। और कौमी हुकूमत भी जो है वो वफाकी हुकूमत जो बनी है, अवाम ने हमें वोट दिए हैं तो हमारी हुकूमत बनी है। तो उसी अवाम अवाम को आप पंजाब असम्बली के बैठ से जीपीओ चौक से गिरफ्तार करवा देते हैं, क्या वजह है? नहीं, एहतजाज करने का कोई हक नहीं है जिस अवाम ने आपको वोट दिया? मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाएंगे, तो फिर देखें गवर्नमेंट जो है वो आराम से ये फिर आप लोग ही देखें, आप लोग ही कहते हैं मीडिया पे बैठ के कि जी देखें सारा दिन वो जो ट्रैफिक है जी मार रोड बंद रहा है, और जो लोग हैं जो वो मरीज एम्बुलेंस जो है वो रुकी रही है जी, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया। तो अगर गवर्नमेंट को अच्छा काम करती है, कुछ लोगों को ये कहती है कि भाई ये इशारा है जो है ये प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, आपने प्रोटेस्ट करना है तो कहीं और करें जहां पे आवाम को कोई तकलीफ ना हो। तो ये कानून है ना, कानून तो अपना रास्ता फिर बनाता है ना। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करेंगे, तो उन्होंने उस दिन आपको पता है कि रोड ब्लॉक कर दी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना दिया, तो फिर ज़ाहिर है कानून हरकत में आया। आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना दिया। मसूद चौधरी साहब, इकबाल साहब की बातें आपको समझ आ रही हैं? इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वाक़तन मुस्लिम लीग नून के पास जो है अवामी मैंडेट है और अवाम के पास मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? जहाँ तक ये बात है कि अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है या अवाम के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है या हुकूमत लेने देने वाली बात है, इससे मैं इत्तफाक नहीं करूँगा इनकी बात से। हमेशा से ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये खाम ख्याली हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती है कि हमारे अलावा ऑप्शन नहीं है। यही खपत जो है, मैं इसे खपत ही कहूँगा, इसी खपत ने हमेशा नून लीग का नुकसान किया है। इसी खपत की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो आज जेल में बैठे हुए हैं। खान साहब भी यही समझते थे कि मेरे अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अवाम की खिदमत करने का मैंडेट मिला है, जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट की बेस पर अवाम की खिदमत की जानिब सोचना चाहिए। जो अपने आप को असर्ट करने की या किसी से बदला लेने की पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये ही एक हल है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखें आलू, अच्छा, आपको प्याज, लगता है कि तमाम टमाटर, सियासी आप जमातें कीमतें देखें आज की। पाकिस्तान के मुफाद के लिए जी एक टेबल पे बैठ जाएंगी? जी बिल्कुल बैठ सकती हैं। अगर किसी भी मामले में टेबल पे बैठ के बात हो सकती है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज बैठ सकती हैं। प्रॉब्लम यहाँ है कि ये किसी ऐसे नादीदा कुव्वत की जानिब देखना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के सियासतदान, जिनकी वजह से फिर ये कोशिश करते हैं कि वहां से गारंटी आए तो हम टेबल पर बैठे और बात करें। ये एक अफसोसनाक अमर होता है। और फिर जब आप सब ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जब उन्हीं के ऊपर वजन डाल के बैठ जाते हैं, तो फिर आखिर में फिर जब कुछ और हो जाता है तो फिर कहते हैं कि गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो अपना रास्ता बना लेती हैं। तो मिलकर बैठना चाहिए, जमहूरी लोगों को मिलकर बैठना चाहिए, वो बैठ सकते हैं। जी
हसान दुरानी साहब, आप लगता है वो आपको कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें तो क्या पाकिस्तान के मफाद के लिए एक वो प्लेटफॉर्म पे देखने इकट्ठी का हो एक सकती हैं? जरिया ही पाकिस्तान है तहरीक और क्या है। इंसाफ अपने नैरेटिव से थोड़ा सा पीछे हटके पाकिस्तान के मफाद का सोच सकती है? नहीं, मैं दरमियान में असल में चोइस साहब बात कर रहे थे, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही, अपना क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ अपने सख्त नैरेटिव से पीछे हट के पाकिस्तान के मफाद के लिए एक टेबल पे बैठ सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने अगर आप सख्त नैरेटिव की बात करते हैं तो सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन सी पार्टी है जिसका नैरेटिव सख्त था, या कौन सी ऐसी पार्टी थी जो कि अपने हार्ड लाइनर्स को या हार्ड कोड जो बंदे हैं उनको सामने लेके आई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि अगर पीटीआई जो है वो एक साइड पे मौजूद है तो उसके साथ में अभी 2 या 3 पार्टीज उसके साथ मौजूद है जिनकी उनकी उनके साथ गुफ्तगू हो चुकी है, उनके साथ मुशावरत हो चुकी है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखते हैं तो जो कि 2/3 से ज्यादा की जो जायद की पूरे पाकिस्तान की जो अक्सरियत है असेंबली के अंदर, वो सारी जमातें मोटी जमातें कह लें या जो छोटी मोटी जितनी भी जमातें वो एक साइड पे मौजूद है। दूसरी बात ये है कि अभी जिस साहब बात ये कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब है, देखिए अगर अली अमीन गंडापुर साहब का जो इंतहाई हार्ड कोर जो थे या उनका हार्ड लाइनर जो थे, उनका स्टांस जो है वो भी चेंज हुआ है और उन्होंने जाके सिर्फ अपने सूबे को बचाने के लिए उसको, क्योंकि आपके सामने ही है कि केपीके जो है वो कितने अरसे से जो है एक ही हुकूमत की अंडर रहा है, एक ही पार्टी के अंडर रहा है और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपके सामने है, तो डेफिनेटली उसको चलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो अगर उसके लिए वो अपने वो क्या कहते हैं अपने चलो किसी जरूरत के तहत ही वो चले गए हैं अपना शहबाज शरीफ के साथ मिलने के लिए, हालांकि ये वही शहबाज शरीफ है जिसके बारे में वो कहते थे कि ये फॉर्म 47 वाला है और ये नाजायज है, नाअहल है और गैर कानूनी है, गैर आईनी है, मैं इसको वज़ीर आज़म नहीं मानता। और जब तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की है, नहीं तो देखिए ना उन्होंने उनके जब उन्होंने हलफ उठाया ना उन्होंने उस तकरीब में शिरकत की, और ना ही जब वो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने बलूचिस्तान और केपीके का दौरा किया था रेन इफेक्टेड फ्लड एरियाज के अंदर, वहां भी उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की बल्कि उनको उनसे मिलना गवारा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता उनका यह बयान आया था कि कोई भी गाड़ी केपीके के अंदर दाखिल होगी, वो किसी भी सूबे से दाखिल हो या मरकज से दाखिल होगी, तो वो बगैर तलाशी के हमारे सूबे के अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब था बेसिकली वो किसी भी किस्म के पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल पर्सनल्स को अपने सूबे के अंदर दाखिल होने से रोक रहे थे। लेकिन अगर इस सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक मजबूरी के तहत अगर उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ जाके मिल बैठे हैं या उनसे बात करने की कोशिश की है, तो मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम पार्टीज जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए इकट्ठी हो सकती है। और ये तमाम एक और मसला है ना यहाँ पे, तमाम सियासी जमातें बशमूल जिस तरह से आप अली अमीन गंडापुर का जिक्र कर रहे हैं, अपना सूबा बचाने से, मुल्क बचाने से पहले अपनी सियासत बचाने के दर पे हैं। अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है सियासी तौर पे उनके वर्कर्स को ये डिफेंड की जा सकती है, कर पाएगी पाकिस्तान तो एक इंसाफ? देखें ये जो अभी आपने बात की है ना, ये वही बात हुई है जो मैं आपको बता रहा था कि ये उनके दिमाग के अंदर एजिटेशन इतनी भर चुकी है। उन्होंने इस पार्टी ने या खासतौर पे अली अमीन गंडापुर साहब के पिछले 2 दिन पहले तक के जो बयानात थे उसने लोगों के अंदर एक गुस्सा इतना भर दिया हुआ था कि वो वफाक को, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को किसी काबिल ही नहीं समझ रहे थे। और हमारे बहुत सारे आप जैसे जो हमारे भाई हैं उन्होंने यहां तक हमें कहना शुरू कर दिया था कि हम तो केपीके को एक अलग ही मुल्क बना लेंगे जैसे कि हमने बांग्लादेश को बनाया था, यानी कि जैसे सॉरी माजरत उन्होंने बांग्लादेश तो नहीं बनाया लेकिन जैसे बांग्लादेश बना था हम इस तरह उसको ढाका की तरह अलग कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो एक सोच है, ये सोच जो है इंतहाई गलत सोच है। सुबह अगर एक बड़ी छोटी सी बात है, अगर मरकज जो है केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा देता है तो कहां गई आपकी हुकूमत, कहां गई आपके धड़ल्ले, कहां गई आपकी धमकियां, कहां गई आपके जनाब जो आपने सड़कें ब्लॉक करनी है, आपने ये करना है। देखिए जब आपको पता है जब गवर्नर राज लग जाता है तो फिर तो किसी भी किस्म की पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं वो तो बिल्कुल ही माइनस हो जाती हैं। और वहां पे कोई बंदा सड़क के ऊपर उनको बगैर किसी जरूरत के नजर भी चलता फिरता भी नजर आ जाए तो फिर उसके बाद उसकी डंडा परेड ऐसी होती है कि तबीयत सेट हो जाती है। तो उस चीज से बचाने के लिए, उस चीज को काउंटर करने के लिए अगर अली अमीन गंडापुर साहब अगर वो चले गए हैं उनसे मिलने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उनको और खास तौर पे इमरान खान साहब को जो कि इस वक्त जेल मकानी है, उनको कम से कम इतना सोच लेना चाहिए कि यार ये 4 दिन की जिंदगी है और हो सकता है कि ये 4 दिन ही उनके लिए प्रॉब्लम हो,
उसके बाद राहत ही राहत हो, लेकिन वो किसी के साथ मिल बैठ के तो किसी के साथ मिले तो सही। आप ये देखें ना, जब 126 दिन का धरना हुआ था और उसके बाद एपीएस का जो मामला हुआ था, क्या पूरे पाकिस्तान की सारी पार्टीज एक साइड पे इकट्ठी हो गई थी, इमरान खान साहब एक साइड पे खड़े थे, मैं ना मानू वाली चीज लेके? उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ? इमरान खान साहब को हो सकता है उसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा, लेकिन अगर अकूली तौर पे अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सियासत को नुकसान हुआ है। इसी तरह अगर मैं आज की बात करता हूं, जैसे इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसने एक नैरेटिव लिया हुआ है, अगर उस नैरेटिव से अगर वो थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करते हैं, अपने आप को थोड़ा टर्न डाउन करते हैं, थोड़ा मोल्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स को भी फायदा होगा, उनके सूबे की अवाम को भी फायदा होगा, उनको भी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी, हो सकता है कि जब मुफाहमत की बातें होनी शुरू हो जाए तो तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पॉलिटिकली एक प्रेशर ग्रुप बनाए और इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने की कोशिश भी करनी शुरू कर दे। ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है बानी तरीके इंसाफ के हवाले से असाम दुरानी साहब ने। इससे पहले गुज़श्ता प्रोग्राम में बात चल रही थी 3 अप्रैल और 9 अप्रैल की डेट जो है वो अहम करार दी जा रही है और उसमें बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं। हो सकता है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान जो एक सख्त नैरेटिव लिए तमाम सियासी जमातों से हाथ मिलाते हुए पछताते हैं, कतराते हैं और वो कहते हैं कि माजी में जो साथ बैठे वो मैंने गलत किया, आइंदा नहीं बैठूंगा। और वो एक बड़ा शेर बड़े दबदबे के साथ बड़ी दफ़ा दोहरा चुके हैं कि मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो इस तरह के सख्त नैरेटिव लेकर इस तरह की शायरी करके वो मुख्तलिफ जगह पे इसका वाजे कह चुके हैं कि मुझे इन लोगों से, चोरों से मुफाहमत का ना सिखाया जाए। हालांकि तमाम पाकिस्तान के जो लीडरान हैं यकीनी तौर पे पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, जिसका बाकायदा तौर पे अली मोहम्मद ख़ान इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं। अली मोहम्मद ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो ये कह चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ हों या आसिफ अली जरदारी हों, कोई भी गद्दार वतन नहीं है, तमाम मुहिब्बन वतन हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं। तो पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातों के सियासी वर्कर्स हैं उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपनी पार्टीज़ पर प्रेशर डालें कि पाकिस्तान के लिए खुदारा हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमने बांग्लादेश की सूरत में बर्दाश्त किया और किस तरह का सियासी अदम इस्तेकाम जो मुसलसल देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत ख़तरे से दो चार है। और खान साहब फिर अगले दिन बयान दे रहे हैं जेल से कि मैं देख रहा हूँ श्रीलंका जैसे हालात हो रहे हैं। खुदा ना करे कि पाकिस्तान के श्रीलंका जैसे हालात हों, लेकिन आप जब एक सोच, एक नैरेटिव ये बनाकर बैठे हैं कि हालात श्रीलंका जैसे ही करने हैं या हालात श्रीलंका जैसे ही होने हैं, तो आप फिर लीडर किस चीज़ के हैं? आपको वक्त से पहले इस चीज़ का अंदाज़ा है तो आप भी इसका काउंटर करें और इसके ख़िलाफ़ लड़े। यानी आपको सब इल्म है कि जो हालात हैं वो श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रीलंका जैसे हो रहे हैं, तो आप खामोशी से मुस्कुराए के बैठे रहेंगे तो फिर खान साहब माजरत के साथ आप पर गद्दार वतन का जो है वो लेबल लग सकता है, क्योंकि आप तमाम तर खदशात को मद्देनज़र रखते थे, आप देख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आप उसका हल निकालने के बजाय मुस्कुराते रहे और तबाही देखते रहे सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। मैं प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह से बात की और दरमियान में जिस तरह से हमारे दोस्तों से बात हुई, यही चीज़ चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी सियासी मफादात को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के मफादात को देख के आगे बढ़ें तो पाकिस्तान के हालात जो हैं बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी सीटें बचाने के लिए, अपनी मराआत को लूटने के लिए और इसी तरह से अपनी जो शाहाना ज़िंदगी है उसे गुजारने के लिए पाकिस्तान का किला कमा करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी ज़ी-शऊर पाकिस्तानी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से, किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो। अगर वो पाकिस्तानी है, इस रियासत से मुखलिस है, तो पाकिस्तान के साथ ज़रूर खड़ा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।